नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। जासूसी कांड ने देश की सियासत में आग लगाई हुई है। संसद से लेकर सड़क तक जासूसी कांड की गूंज है। आप ये भी कह सकते हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर वाली पॉलिटिक्स ने संसद को ही हैक कर लिया है। कांग्रेस ने जासूसी कांड को लेकर सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के अनुसार कर्नाटक सहित तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकारें गिराने का ऑपरेशन कमल असल में स्पाई सॉफ्टवेयर के दम पर चल रहा था। एक तरफ कांग्रेस खौल रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी एकदम तिलमिलाई हुई है। विपक्ष चाहता है कि सरकार इस मामले में उसकी फायरिंग रेंज से बचकर न निकल पाए, तो सरकार भी पलटकर हमले कर रही है। इस पॉलिटिकल हैकिंग को डिकोड करेंगे, साथ में यह भी बताएंगे कि स्पाई सॉफ्टवेयर से बचने का तरीका क्या है। आपके फोन में वो कौन से लक्षण नजर आते हैं जिनसे पता चलता है कि फोन में किसी जासूसी सॉफ्टवेयर की एंट्री हो चुकी है। हमने एक्सपर्ट्स की मदद से एक डेमो तैयार किया है। इसके बाद आपको अफगानिस्तान ले चलेंगे, जहां से आज तक संवाददाता अशरफ वानी लगातार अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सुबह नमाज के दौरान एक ऐसा हमला हुआ जिसमें धमाके तो छोटे थे लेकिन संदेश बड़ा था। इसे लेकर तालिबान पर पूरा शक है। अफगानिस्तान के विस्फोटक हालात पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही राज कुंद्रा पोर्न केस का कानूनी विश्लेषण भी करेंगे। सवाल यह है कि राज कुंद्रा के खिलाफ कानूनी रूप से अधिकतम क्या हो जाएगा। क्या मौजूदा कानून के लंबे हाथों में इतनी शक्ति है कि वो अश्लीलता के प्रसार पर पूरी तरह शिकंजा कस सके। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। तीसरी लहर के खतरे के बीच कई राज्यों में फिर से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव की तरफ से एक नया संकेत दिया गया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में संक्रमण का खतरा कम है। तर्क ये दिया गया कि यूरोप के कई देशों ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी प्राइमरी स्कूल खोले हुए थे। छोटे बच्चे वायरस आसानी से लड़ सकते हैं। उनके फेफड़ों में वो एसीई रिसेप्टर्स कम होते हैं जहां वायरस अटैक करता है, इसीलिए बच्चों पर जोखिम कम है। और 6 से 9 साल के बच्चों में 57.2% एंटीबॉडीज देखी गई हैं, जो बड़ों के लगभग बराबर हैं। हालांकि स्कूल खोलते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि सपोर्ट स्टाफ को वैक्सीन लगी हुई है या नहीं। जासूसी कांड का सच क्या है? क्या विपक्ष सही है जिसने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं, या सरकार सही है जिसने इसे देश के खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा बताया? आज लगातार दूसरे दिन जासूसी कांड पर सियासी जंग हुई। विपक्ष को बहुत बड़ा मौका मिला है और वो इस मौके को आसानी से जाने नहीं देगा। उधर सरकार भी बैकफुट पर नहीं है, बल्कि उतना ही आक्रामक है जितना विपक्ष है। लेकिन इस सियासी टक्कर में कैसे संसद का कामकाज हैक हो गया और कैसे विपक्ष ने सरकार की चौतरफा घेराबंदी की है, सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं। ये सरकार पाक साफ हाथों से है, तो 267 की नोटिस क्या है? बहस तो है। आप सदन में गिलेरी में चर्चा मत कीजिए। संसद को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा ध्यान इस सरकार का है, यहाँ पर एक पुलिस स्टेट बना है। 2021 देखिए, ये बड़ी सोची समझी चाल है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल जी संघर्ष करो। इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। संसद में हंगामा, संसद के बाहर हंगामा, बयानों का जोर, सियासत का शोर। विपक्ष ने पूरा दम लगा दिया है कि जासूसी कांड में सरकार बच कर न जा पाए। कब तक चलता रहेगा? हम लोग तो आज किए हैं, हम सब बैठेंगे हमारे लाइक माइंडेड पार्टी के साथ, फिर बात की बात चर्चा होगी और बात की सदन चल पाएगा। स्ट्रैटेजी क्या, हम तो सदन चलाना चाहते हैं। कल भी हम बीएससी की मीटिंग किए, बीएससी की मीटिंग में फैसला हुई है क्या होगा नहीं होगा। तो फिर ये सारे जब आ रहे हैं, एक के बाद एक उजागर हो रहे हैं, ये मुझे तो लगता है लोकतंत्र के बदले ये लोग जासूसी तंत्र चलाने के लिए ये लोग अपना बना लिए हैं, अपना मनसा बना लिए हैं। देखिए, अगर बहस होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये सरकार पाक साफ हाथों से है, तो 267 की नोटिस क्या है? बहस तो है। हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि विधानसभा पार्लियामेंट के
प्लेटफॉर्म पे इसकी बहस हो। हमारे सीधे 2-3 सवाल है। कांग्रेस के 2-3 नहीं 6 सवाल हैं जो कल उन्होंने सरकार से पूछे थे जब राहुल गांधी के फोन की भी जासूसी होने का दावा किया गया था। दिल्ली में कांग्रेस सड़कों पर उतर गई। राहुल गांधी के फोन की जासूसी पर कांग्रेस उबली हुई है, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, तो टैपिंग में ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी और दीदी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नाम आने पर टीएमसी भी तिलमिलाई हुई है। टीएमसी के सांसदों ने तो फोन लेकर प्रदर्शन किया, फोन टैपिंग की नकल की। फोन का रिसीवर पकड़े सांसद बोल रहे थे, तुम जो बोल रहे हो हम सब सुन रहे हैं। संसद के बाहर भी विपक्ष ने मोर्चा खोला। संसद के अंदर तो सदन बार बार नहीं चलने दिया। क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा, बार बार हंगामे से कामकाज रुका। और वही करेंगे हम। लगातार दूसरा दिन है जब संसद में हंगामे का ये सीन दिखा। क्या कांग्रेस, क्या टीएमसी, क्या विपक्ष के दूसरे दल जासूसी कांड पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र नहीं जासूसी तंत्र चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि फोन की जासूसी एक लोकतांत्रिक अपराध है। मायावती ने कहा कि मामला गंभीर है, जांच तुरंत हो, जिम्मेदारी तय की जाए। शिवसेना ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री खुद आकर सफाई दें। अगर आज किसी और सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो उनकी क्या भूमिका रहती? पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते, सदन चलने नहीं देते। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि देश के सामने आकर सच बताए। विपक्ष की मांग है कि संसद में तत्काल पेगासस मामले पर चर्चा हो, इस मामले की जांच की जाए और जेपीसी बिठाई जाए, क्योंकि सरकार की सफाई गले नहीं उतर रही। आईटी मिनिस्टर की सफाई को आप कैसे देखते? ये बिल्कुल गलत सफाई है। वो एनएसओ जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस स्पाईवेयर को इस्तेमाल करती है, वो स्पष्ट कहता है हम सरकार के अलावा और किसी के साथ डील नहीं करते। उसका जवाब दे सरकार। सरकार आरोप नहीं मांग रही है, ऐसे में किस तरह की जांच आप मांग करेंगे? हम कहेंगे कि जांच हो तो या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हो, लेकिन ये जांच करवाना है। ये जासूसी और ये इस तरीके की जो एक व्यवस्था बन रही है देश में, ये फांसीवादी व्यवस्था से भी बुरी होने की इसकी शंका है। विपक्ष बड़े आरोप लगा रहा है, उसे बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। इसमें बाकी सभी मुद्दे पीछे छूट गए हैं। पेगासस से जासूसी के टारगेट पर जो नाम आए हैं, उनमें विपक्ष दूसरे मामलों का कनेक्शन भी देख रहा है। इसमें रंजन गोगोई का नाम है, जिस पर एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया अप्रैल 2019 में। उसके बाद उस महिला का फोन हैक होता है और नवंबर 2019 में राफेल के मामले में सरकार को क्लीन चिट मिल जाती है। तो रंजन गोगोई की अरेस्ट होनी चाहिए, उनका राज्यसभा से इस्तीफा होना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मैं याचिका करता हूं। बिल्कुल बड़ा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मैं राफेल के मामले में याचिका करता हूं। लेकिन जासूसी कांड पर ऐसे सभी आरोपों, ऐसी सभी बातों को सरकार की तरफ से हवा हवाई ही बताया जा रहा है और इस पूरे मामले को देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय साजिश का नाम दिया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। आईटी मंत्री ने जो सफाई दी थी उसमें सबसे बड़ी बात यह कही थी कि अगर पेगासस की लिस्ट में किसी का नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फोन हैक हुआ। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यही तो जांच का आधार होना चाहिए कि पेगासस की लिस्ट में इन लोगों के नाम क्यों थे। पेगासस स्पाईवेयर राष्ट्रीय सुरक्षा में इस्तेमाल होता है तो नेता, मंत्री और पत्रकार इसकी टारगेट लिस्ट में क्यों थे? अगर पेगासस के जरिए किसी के फोन हैक हुए तो ये किसने किए, क्यों किए और किस मकसद से किए? अगर पेगासस का इस्तेमाल मंत्रियों के खिलाफ जासूसी में हुआ तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है। अगर पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अवैध तरीके से किया गया तो ये आईटी एक्ट और निजता का उल्लंघन है। अगर पेगासस से हमारे यहाँ अहम लोगों का डेटा किसी और देश चला जाए तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे का मामला है। कांग्रेस की तरफ से आज पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाला
और इस मामले को लेकर तीखे हमले किए। कांग्रेस ने आज बहुत बड़े आरोप भी लगा दिए कि पेगासस से जासूसी करके कर्नाटक में ऑपरेशन कमल चलाया और कांग्रेस की सरकार गिराई गई। और बहुत मुमकिन है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही किया गया हो। यह आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले तो इस देश के मंत्री महोदय और देश के गृह मंत्री को बताना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये तो उन्होंने कहा नहीं, इस बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो अगर इनकार नहीं किया और देश का इस्तेमाल नहीं किया तो किसने इस्तेमाल किया? ये तो बहुत ही बड़ी फिर हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया, सरकार की एजेंसी ने इस्तेमाल नहीं किया। और एनएसओ टेक्नोलॉजीज कहती है कि वो किसी को बेचते नहीं है, केवल सरकारों को बेचते हैं, तो किसी प्राइवेट सेक्टर को तो बेच नहीं सकते। तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्रोनोलॉजी ये है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के षड्यंत्र में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों के हनन तक सीमित था, पर अब यह बात उससे भी आगे बढ़ गई है। जब प्रधानमंत्री और मोदी सरकार प्रजातंत्र की हत्या करें, मैं बहुत गंभीरता से यह बात कह रहा हूं, मोदी सरकार ने चुने हुए जनमत की हत्या की है। लेकिन सरकार और बीजेपी तीन बड़ी बातों से हर आरोप का जवाब दे रहे हैं। पहली बात यह कि पेगासस प्रोजेक्ट की इंटरनेशनल स्टोरी में सिर्फ सनसनी है, तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। इस स्टोरी में कोई दम नहीं है। दूसरी बात यह कि इस रिपोर्ट की टाइमिंग को देखना चाहिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। तीसरी बात यह कि विदेशी ताकत पहले से ही भारत के खिलाफ एक्टिव है और वो भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। यही इस बार भी हुआ। आप सीट पर जाकर बैठिए। जासूसी कांड पर अगर विपक्ष आक्रामक है तो बीजेपी भी बैकफुट पर नहीं, आक्रामक दिखना चाहती। पहले दिन आईटी मंत्री की सफाई आई, फिर रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला बोला, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया। दूसरे दिन मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ आ गए। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। विपक्ष पर पलटवार की ये वही लाइन है जिस पर पहले दिन से सरकार और बीजेपी चल रही है कि ये सब देश को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इस खुलासे के इरादे इसकी टाइमिंग से ही पता चल रहे हैं, क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू होने के ठीक पहले ये खुलासा हुआ। अमित शाह कल ही कह चुके हैं कि इस कथित रिपोर्ट के लीक होने का टाइम और फिर संसद में हंगामा, ये क्रोनोलॉजी समझिए। लेकिन विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां भारत के विकास को रोक नहीं पाएंगी। कुछ ग्लोबल संगठन हैं जो भारत की तरक्की को पसंद नहीं करते। विदेशी साजिश वाली बात को योगी आदित्यनाथ ने भी बढ़ाया और ये याद दिलाया कि ये नई बात नहीं है। याद कीजिए कैसे ट्रंप के दौरे के समय दिल्ली में दंगों की साजिश की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था? तमाम विपक्षी दलों के लोगों की संलिप्तता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी। विदेशी साजिश और विपक्ष की साजिश, इन दो बातों से जासूसी कांड की काट बीजेपी ने निकाली है। बीजेपी के सांसदों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक भी की, जिसमें वो विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस पर हमलावर रहे। पीएम ने कहा कि विपक्ष का संसद में हंगामा करने वाला रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है
कांग्रेस आरोपों की राजनीति करती है वो राज्यों में खत्म होती जा रही है, इसलिए वो चर्चा करने की बजाय हंगामा कर रही है। कांग्रेसी हर जगह चुनाव हार गए, फिर भी कांग्रेस को अपनी नहीं बीजेपी की ज्यादा चिंता है। इस बैठक में पीएम ने सांसदों से कहा कि विपक्ष के दुष्प्रचार का करारा जवाब दें। इस मोर्चे पर बीजेपी के मुख्यमंत्री पहले ही लग चुके हैं, राज्यों में बीजेपी के नेता लग चुके हैं। पिछली सरकार में इस प्रकार की घटनाएं सामने आई जिसके ऊपर सरकार ने जवाब दिया और उसके बाद संसद का काम ठीक से चला। लेकिन अब ये ध्यान में आता है कि जानबूझकर इस प्रकार से कुछ लिस्टें जारी की जा रही है और उसके आधार पर संसद को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। सच तो ये है कि जासूसी कराने का इतिहास कांग्रेस का इतिहास रहा है। जो अपने सहयोगियों के फोन भी टैप कराते थे, अब जाकी रही भावना जैसी आरोप हम पे लगाते हैं। ये सारे आरोप बेबुनियाद है और स्वयं पेगासस ने इसका खंडन करते हुए कोर्ट में भी मामला ले जाने का फैसला किया है। मैं कांग्रेस के इस तरह के आरोपों का न केवल पुरजोर खंडन करता हूं, बल्कि इस तरह के कृत्य के लिए उनकी निंदा करता हूं। बीजेपी की रणनीति है कि विपक्ष जितनी ताकत से जासूसी कांड का मुद्दा उठाएगी, उतनी ताकत से ही विपक्ष को बीजेपी भी जवाब देगी और देश को ये बात समझाएगी कि जासूसी कांड का सच सिर्फ विदेशी साजिश है। आज तक ब्यूरो। पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी के मामले पर हो रही राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इसने साइबर सुरक्षा की गंभीर बहस भी छेड़ दी है। हम आप सभी अपने फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप के जरिए साइबर हमले की रेंज में हैं। इसीलिए आज हमने एक्सपर्ट्स की मदद से पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर से खुद को बचाने वाले ऑनलाइन व्यवहार को डिकोड करने की कोशिश की। ये एक बहुत ही शक्तिशाली स्पाईवेयर है और इसे बनाया ही इस तरह से किया गया है जिससे कोई भी इसे आइडेंटिफाई या डिटेक्ट ना कर सके। इस केस में ना तो शायद आपको कोई कॉल आएगी, ना आपको कोई एसएमएस आएगा, ना ईमेल आएगा। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप अपने फोन को हाथ भी ना लगाएं और फिर भी उस पर पेगासस का अटैक हो जाए। और ये हमने देखा भी है बहुत सारे स्मार्टफोन्स के साथ। उसके लिए एक सबसे जो आसान तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने फ़ोन को हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे रखें। यानी अगर बहुत जितनी भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट लेकर आती हैं जिसमें इस तरह के स्पाईवेयर के अगेंस्ट फिक्सेस होते हैं, इन्हें ब्लॉक करने का तरीका होता है। पर इस केस में हमने ये भी देखा है कि जो नए आईफोन मॉडल्स हैं जो एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे रन कर रहे थे उन पर भी अटैक्स हुए हैं। अब दूसरा जो तरीका है इसके अलावा वो है कि बहुत सारे मार्केट में इस तरह के टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस तरह के अटैक को डिटेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन जो ये टूल्स हैं ये सिक्योरिटी रिसर्चर्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं और शायद एक आम स्मार्टफोन यूजर उन्हें उतनी आसानी से यूज ना कर पाए। सर्च हिस्ट्री पे एक बहुत ही पैनी नजर रखें क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी कोई इस तरह का स्पाईवेयर अटैक एक फोन पर होता है वो कहीं ना कहीं पीछे कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाता है जिसे देखकर आप उसका पता लगा सकते हैं। तो अपने ब्राउजर को खोलिए, अपने ब्राउजर की आप हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो शायद आपको वहां कुछ ऐसे लिंक दिखें जो 3-4 बार अपीयर हों। वो देखने में एक से लिंक होंगे लेकिन उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कॉमन होंगे और थोड़े सस्पिशियस होंगे। तो वहां से देखकर भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपके फोन पे पेगासस का अटैक हुआ या नहीं। ध्यान रखने वाली बात लेकिन यह है कि जस्ट बिकॉज एक अटैक हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फोन इन्फेक्टेड भी है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर हैकर्स ने अटैक करने की कोशिश करी बट फोन जो है वो इवेंचुअली इन्फेक्ट नहीं हुए थे। अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बढ़ रहा है। 95% अमेरिकी और नेटो फौज अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। इन सब के बीच आज तालिबान ने बड़ी धमक दिखाने की कोशिश की। हमलावरों ने काबुल के सबसे सुरक्षित ग्रीन जोन को निशाना बनाया। यहां अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के अलावा दुनिया के कई देशों के दूतावास हैं। इस इलाके में सुरक्षा सबसे अधिक होती है लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति के घर के करीब
3 रॉकेट दागे गए। जिस समय हमला हुआ उस समय राष्ट्रपति भवन में बकरीद की नमाज पढ़ी जा रही थी और पूरा देश टीवी पर इसे देख रहा था। यह घटना तालिबान का आक्रामक रॉकेट संदेश है। जहां परिंदा पर न मार सके, काबुल के इस इलाके में ताबड़तोड़ रॉकेट के धमाके। भला ऐसे कैसे हो सकता है? जाहिर है इस धमाके से सनसनी फैल गई। 35 सेकंड के अंदर 3 रॉकेट धमाकों से काबुल का राष्ट्रपति भवन दहल उठा। राष्ट्रपति भवन में बकरीद की नमाज पढ़ी जा रही थी। हमला ठीक उसी वक्त हुआ। राष्ट्रपति अशरफ गनी मौके पर मौजूद थे। नमाज पढ़ते वक्त सरकार के नुमाइंदे थर्राए जरूर, लेकिन धमाकों की आवाज के बावजूद नमाज जारी रही। हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक यही है कि इसके पीछे तालिबान ही है। हमले के लिए सुबह 8 बजे का वक्त चुना गया। इस वक्त किलेनुमा ग्रीन जोन में नमाज अदा की जा रही थी। हमलावरों ने एक कार के जरिए 3 रॉकेट दागे। ये रॉकेट बागे अली मर्दा, चमन हुजूरी और पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में गिरे। ये काबुल के पास उस परवान इलाके की तस्वीरें हैं जहां से 3 रॉकेट दागे गए थे। रॉकेट दागे जाने के फौरन बाद इस इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आज सुबह काबुल शहर में एक के बाद एक 3 रॉकेट राष्ट्रपति पैलेस पर गिरे। हालांकि इन रॉकेट हमलों में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं साफ संकेत तालिबान की तरफ से अफगान सरकार को है कि वो अब काबुल को भी निशाने पर ले रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि काबुल को हासिल करना तालिबान के लिए काफी कठिन काम है। अभी तक उनके पास वो साधन नहीं है जिनसे काबुल पर तालिबान कब्जा जमा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में धीरे धीरे अलग अलग इलाकों में कब्जा जारी है। हमले की टाइमिंग पर गौर कीजिए। नमाज का टीवी पर लाइव प्रसारण हो रहा था और इस दौरान रॉकेट हमलों की आवाज सुनाई दी। तालिबान की रणनीति ये थी कि धमाका भले ही छोटा हो, लेकिन संदेश बड़ा होना चाहिए। टारगेट ये था कि हमलावर जब चाहें, जहां चाहें अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं, चाहे वो काबुल का अति सुरक्षित राष्ट्रपति भवन का इलाका ही क्यों ना हो। अगर इन धमाकों की आवाज से भगदड़ और अफरा तफरी मच जाती तो तालिबान का मकसद पूरा हो जाता। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हमले के खतरे के बीच भी जबरदस्त संयम था। सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई अपनी जगह से नहीं हिला। संदेश यही गया कि अफगान सरकार मजबूती के साथ टिकी है। दहशत फैलाने की दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम होगी। रक्षा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस हमले के पीछे तालिबान का मकसद साफ तौर पर दहशत और सनसनी पैदा करना था। तालिबान के कुछ एलिमेंट्स अफगानिस्तान के वीआईपी नर्व सेंटर के पास पहुंच गए हैं, इन दिस केस प्रेसिडेंट हाउस के पास, और शेलिंग कर रहे हैं। दूसरा, जो जितने नमाजी थे, लोग बैठे हुए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी नमाज में लगे रहे, मानो एक्चुअली वो यूज्ड टू हो गए हैं, मानो एक सिग्नल भेज रहे हों तालिबान को कि हम आपसे डरते नहीं हैं और हम अपना काम करते रहेंगे। वैसे भी आपने नोटिस किया होगा कि वीडियो में कि शेल जब आता है तो एक विस्लिंग साउंड सुनाई देता है। हम फौज में कहते हैं कि जब विस्लिंग साउंड सुनाई दे, इसका मतलब यह है कि शेल आपको मिस कर गया है। जो शेल आपके ऊपर गिरेगा उसका विस्लिंग साउंड नहीं आएगा, उसका सिर्फ धमाका सुनाई देगा। तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तानी शहरों को घेरे खड़े हैं। हर मोर्चे पर जोरदार संघर्ष है। लेकिन बच्चों को इससे क्या मतलब? मौका बकरीद का है तो नए कपड़े, खिलौने और खुशी चेहरे पर साफ दिख रही है। हालांकि इस बार रौनक कुछ कम है। अफगान सरकार ने मस्जिद और ईदगाह में नमाज पर रोक लगा दी थी। डर यही था कि कहीं बेगुनाह लोग निशाने पर ना आ जाएं। अफगानिस्तान में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। दरअसल एक दिन पहले, भारत से एक दिन पहले ही अफगानिस्तान में ये ईद का त्योहार मनाया जाता है और यहाँ कंदहार की सड़कों पर बच्चों को मालूम भी नहीं कि कंदहार में किस तरह के हालात हैं और उनके लिए ईद की खुशी जो है वो दुनिया और देश के बाकी हिस्सों की तरह
ईद का त्यौहार है। कंधार के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं और पूरी तरह से इस शहर को तालिबान ने घेर लिया है। उस बीच आज कंधार में ईद की नमाज किसी भी जगह पर एक साथ नहीं हुई, क्योंकि सरकार की तरफ से सुरक्षा को लेकर ये फरमान जारी किया गया कि ईद की नमाज जो है वो किसी भी मस्जिद या ईदगाह में नहीं होगी। बिगड़ते हालात के बीच काबुल में हुआ ये रॉकेट हमला सीधे तौर पर अफगानिस्तान सरकार को चुनौती है। तालिबान ग्रामीण इलाकों पर कब्जा और पैठ जमाए हुए है। अब उसकी कोशिश देश के बड़े शहरों पर कब्जा जमाने की है, लेकिन अफगान सेना से उसको कड़ी चुनौती मिल रही है। अफगान सेना ने पिछले कुछ घंटों में बामियान में सैगन, कहमर जिलों और निमरोज में चखनसुर पर फिर से कब्जा कर लिया है। सरकारी सेना की कार्रवाई में 100 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। सेना उनकी सप्लाई चेन को काट रही है। हालांकि ये भी सच है कि तालिबान को पसंद करने वालों की बड़ी तादाद है, उसे पाकिस्तान से भी समर्थन मिल रहा है। लिहाजा लड़ाई के लंबे खींचे जाने और ज्यादा खूनी होने की पूरी आशंका है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ अशरफ वानी, कंधार, आज तक। तालिबान धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा रहा है। इससे पहले सीमावर्ती इलाकों पर पकड़ बनाई, फिर उसने गांवों पर काबू किया। इसके बाद वो देश को जोड़ने वाली सभी प्रमुख सड़कों पर काबिज हो गया। इससे बड़े शहरों की सप्लाई लाइन कट गई और इसके बाद आखिर में अब तालिबान अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों को घेर कर बैठा है। कंधार ऐसा ही एक बड़ा शहर। तालिबान हर हाल में कंधार पर कब्जा जमाना चाहता है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी पड़ताल कंधार से आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने की है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कंधार के बाहरी इलाके के चप्पे चप्पे पर अफगान सेना की तैनाती तालिबान के कस्ते शिकंजे का सबूत है। तालिबान ने पूरे कंधार को घेर लिया है। शहर से बाहर निकलने के हर रास्ते पर उसके लड़ाके कब्जा जमाए बैठे हैं। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने बेहद साहसिक रिपोर्टिंग की है और ताजा हालत अपने कैमरे के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। कंधार पहुंचते ही वो शहर के बाहरी इलाकों में पहुंचे, जहां से थोड़ी ही दूरी पर तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं। ये लोग किसी भी हाल में कंधार पर कब्जा जमा लेना चाहते हैं। जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे तालिबान ताक में बैठा है कि कब उसे मौका मिले और यहाँ कंधार में अफगान फौजियों पर हमला करे और उसके साथ साथ इस शहर में, जो कि कंधार का शहर अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसमें घुसने में कामयाब हो। तालिबान कंधार की बाहरी चौकियों और काबुल से जोड़ने वाले हाईवे पर जमा बैठा है और सेना की टुकड़ियों पर निशाना साध रहा है। हालत ये है कि हाईवे पर तैनात अफगान सेना के जवान हथियार डाल रहे हैं। तालिबान लगातार अफगान सेना की गाड़ियों पर फायरिंग करता है। यही नहीं, पहाड़ पर बने वॉच टावर को भी निशाना बनाता है। दरअसल हम इस वक्त जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं, यहाँ पर इसी तरह जगह जगह पर जो है सेना के पोस्ट लगे हुए थे। तालिबान ने पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार जो है दबाव बढ़ाया अफगानिस्तान में। अब इन पोस्ट्स में से कई सारे पोस्ट्स जो हैं रोड पोस्ट्स, उन पर तालिबान ने धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर जो लोग थे उनमें से अधिकतर ने या तो सरेंडर कर दिया तालिबान के साथ या फिर उनके साथ। आज की हालत ये है कि शहर को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर तालिबान का कंट्रोल है और वो धीरे धीरे अपने घेरे को कस रहा है। उसकी रणनीति शहर में रसद और फौजियों की सप्लाई लाइन काटना है। हाईवे पर कब्जा होने से कंधार के अलग थलग पड़ने का खतरा बढ़ गया है। अफगान सेना सिर्फ हवाई मार्ग से ही शहर पहुंच सकती है। अफगान सरकार भी काफी पसपेश में है। आखिर वो अफगानिस्तान में तालिबान से किस तरह निपटे। सबसे पहले निशाने पर तालिबान की तरफ से वो सभी राजमार्ग हैं जो इस देश की राजधानी यानी काबुल को विदेशों से, अलग अलग देशों से और अलग अलग मार्गों से दूसरे इलाकों के साथ जोड़ते हैं और तालिबान के निशाने पर यही राजमार्ग हैं ताकि वो सप्लाई लाइन को काट सके, चाहे फिर वो कंधार की बात हो या फिर काबुल की बात है। तालिबानियों की नजर कंधार की इस जेल पर भी है। यहाँ लगभग 600 कैदी हैं, जिनमें से ज्यादातर तालिबानी हैं। अगर तालिबान शहर पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा तो उसकी झोली में एक झटके में खूंखार आतंकी आ गिरेंगे। अंदाजा लगाइए कि इसके बाद चुनौती कितनी बढ़ जाएगी।
लहर ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर छोड़ा है। इस लहर में आर्थिक नुकसान तो पहली लहर के मुकाबले कम हुआ, लेकिन इसने लोगों के सेंटिमेंट्स को कमजोर किया है। लोगों की इस मायूसी का सीधा असर बिक्री पर पड़ा है, जो अनलॉक के बाद जून में 50% तक लुढ़क गई। कोरोना की तीसरी लहर के आने का खतरा बरकरार है। इसे रोकने की सोशल डिस्टेंसिंग जैसी पाबंदियों पर ही सारा दारोमदार है। इस लहर के आने से जान को जितना खतरा है, उतना ही बड़ा चैलेंज जहान के सामने भी है। इस लहर के एक खतरे को भांपकर यूपी ने तो वीकेंड लॉकडाउन दोबारा लागू कर दिया है। कई और राज्यों में भी लोकल ट्रेन से लेकर सामाजिक समारोह में कम लोगों की अनुमति समेत लॉकडाउन जैसी कई पाबंदियां जारी की हैं। इन पाबंदियों से पहले ही धीमी आर्थिक रिकवरी की रफ्तार और घटने की आशंका है। दरअसल रिटेल बिक्री पर कोरोना का कहर जारी है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी RAI के मुताबिक कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते देश के कई हिस्सों में लगे लॉकडाउन से खुदरा बिक्री पर बुरा असर पड़ा है। पाबंदियों की वजह से जून में रिटेल सेल जून 2019 के मुकाबले 50% घट गई है। रिटेलर्स का दावा है कि इस वक्त ग्राहकों के सेंटिमेंट्स बेहद कमजोर हैं। ऐसे में ग्राहक केवल बेहद जरूरी सामान पर ही खर्च कर रहे हैं। जो फूड इंडस्ट्री है उनको कम इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन जो गहरी सख्ते में आ गई वो है स्पोर्ट्स यूटिलिटीज और उसके अलावा कपड़ों की जो गारमेंट इंडस्ट्री है उस पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये तीसरी लहर जो है ये आने वाले समय में कोविड के पिछले जो नुकसान हुए हैं उनको कहीं ना कहीं क्यूमुलेट करती हुई आएगी, और अगर आई तो बहुत गहरी रिटेल मार्केट हिंदुस्तान की भी और वर्ल्ड वाइड काफी डैमेज में आ सकती है इससे। RAI का कहना है कि महामारी की वापसी से रिटेल कारोबार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन में सीमित समय और हफ्ते के आखिरी दिन में पूरी तरह से लगाए गए लॉकडाउन से बिक्री पर बुरा असर पड़ा है। RAI के मुताबिक जून 2019 के मुकाबले पूर्वी क्षेत्र में इस साल जून में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। इसके बाद पश्चिमी और दक्षिण में 50%, जबकि उत्तर में 43% की गिरावट देखी गई है। RAI के रिटेलर्स पर किए गए बिजनेस सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 66% गिरावट स्पोर्ट्स प्रोडक्ट की बिक्री में आई है। जून 2019 के मुकाबले खाने पीने के सामान और किराना की बिक्री में 7% के साथ सबसे कम गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूटी, वेलनेस और पर्सनल केयर सामानों की रिटेल बिक्री में 57% की गिरावट आई है। इसी तरह कपड़ों की बिक्री में 52% की गिरावट आई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में 46% की गिरावट आई है, जबकि फुटवेयर बिक्री में 61% की गिरावट रही। हालांकि जून में बिक्री के आंकड़े मई के मुकाबले बेहतर रहे। अगर सुधार का ये ट्रेंड जुलाई में भी जारी रहा तो फिर रिटेल बिक्री के जल्दी ही प्री कोविड स्तर पर आने का भरोसा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सुधार की इस स्पीड के रास्ते में तीसरी लहर ब्रेकर बनकर आ गई तो फिर हालात और बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना की दोनों लहरों ने देश की आम जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया है। उनकी सेविंग्स को भी कोरोना ने भयंकर नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसी कोरोना के समय में कंपनियों ने कर्ज का बोझ काफी कम कर दिया है। इसकी वजह है वर्क फ्रॉम होम से इनका खर्च घटा है, जबकि सरकारी योजनाओं ने इन्हें नकदी मुहैया कराई है। कोरोना काल में रोजगार या आमदनी का जरिया छिनने से आम आदमी कर्ज के बोझ तले दब रहा है। यहाँ तक कि लोगों की बचत भी कम हो गई है। वहीं कोरोना ने कंपनियों को कर्ज घटाने में मदद की है। साथ ही साथ तमाम सरकारी योजनाओं ने बाजारों में पैसे भी मुहैया कराए हैं। इसका फायदा कंपनियां जमकर उठा रही हैं। इसके असर से कंपनियों ने बीते एक साल में 60% से ज्यादा कर्ज घटाया है। जानकारों का मानना है कि कोरोना में वर्क फ्रॉम होम समेत अलग अलग तरीकों से कंपनियों को खर्च घटाने में मदद मिली है। इसके असर से उनके पास बतौर पूंजी ज्यादा रकम है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी बैलेंस शीट को हल्का करने पर कर रहे हैं। कोरोना काल में जिन नामी कंपनियों ने अपना कर्ज का बोझ घटाया है उनमें शामिल है टाटा स्टील, जिसका कर्ज मार्च 2020 में 1,16,328 करोड़ रुपए था। मार्च 2021 में ये 24% घटकर 88,501 करोड़ रुपए रह गया। इसी तरह टाटा पावर भी अपने कर्ज को 57% घटाकर 20,768 करोड़ रुपए पर ले आई है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज का कर्ज 84,691 करोड़ रुपए से 24% घटकर 64,194 करोड़ पर आ गया है।
वेदांता का कर्ज 30%, स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया का 34%, जिंदल स्टील का 41% कम हुआ है। वहीं रिलायंस इंफ्रा का कर्ज 49% घटकर 8,781 करोड़ रुपए रह गया है। अनिल अंबानी के रिलायंस पावर ने कर्ज 28% तक घटाया है। जानकारों का मानना है कि अगर कंपनियों की बैलेंस शीट को गौर से देखा जाए तो केवल बड़ी कंपनियां ही इस मामले में आगे नहीं है। तमाम लिस्टेड कंपनियों में यही ट्रेंड देखने को मिला है और गैर लिस्टेड कंपनियों ने भी इस चलन के साथ ताल मिलाने की भरपूर कोशिश की है। कंपनियां इस वक्त महंगे शेयरों से भी पैसा जुटाकर कर्ज घटा रही हैं। इससे कंपनियों की बैलेंस शीट अच्छी हो रही है। आगे चलकर इसका फायदा कंपनियों को निवेश बढ़ाने के तौर पर मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।